नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम तटस्थता वक्र विश्लेषण के द्वारा उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कर चुके हैं। उपभोक्ता के संतुलन में किस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो, वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन हो या किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो, तो ये उपभोक्ता के संतुलन पर किस प्रकार के प्रभाव डालते हैं और जिस कारण ये प्रभाव डलते हैं वो प्रभाव कहलाते हैं। आय के कारण अगर प्रभाव डला तो आय प्रभाव कहलाएगा, कीमतों के कारण डला तो कीमत प्रभाव कहलाएगा और किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप जो प्रभाव पड़ा वो प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाएगा। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूं कि आय प्रभाव क्या होता है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने का उपभोक्ता के संतुलन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है या उपभोक्ता के संतुलन को उपभोक्ता की आय है जो किस प्रकार से प्रभावित करती है। आय प्रभाव दो वस्तुओं की स्थिति में हमने देख चुके हैं कि सामान्य वस्तुओं के लिए आय प्रभाव कैसा होता है और निम्न कोटि की वस्तुओं के लिए आय प्रभाव कैसा होता है। मुख्य रूप से आय प्रभाव के कारण या फिर आय में परिवर्तन होने के कारण दो वस्तुओं का ही निर्धारण किया जाता है, सामान्य वस्तुएं और निम्न कोटि की वस्तुएं। सामान्य वस्तुओं की स्थिति में हम बात करें तो सामान्य वस्तुओं के लिए आय प्रभाव धनात्मक होता है और वहीं निम्न कोटि की निकृष्ट वस्तु होती हैं उनके लिए आय प्रभाव है जो ऋणात्मक होता है। यहां तक हमने आय प्रभाव की व्याख्या विस्तार से कर ली थी। अब हम करते हैं आज के इस लेक्चर में कीमत प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होता है और उसके पश्चात हम देखेंगे कीमत प्रभाव क्या होता है। तो पहले हम लेते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। आय प्रभाव के बाद में अपना दूसरा जो प्रभाव पड़ता है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव इसे हम इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एसई। विद्यार्थियों देखिएगा, जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो कह सकते हैं कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर उपभोक्ता पहले से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करेगा, इसलिए उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो संतुलन में परिवर्तन आया उसे हम क्या कहेंगे, आय प्रभाव कहते हैं। लेकिन अब हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होगा। माना कि किसी वस्तु की या एक्स या वाई वस्तु दोनों में से किसी एक वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है। सब मानिए दो वस्तुएं हम उपभोग कर रहे हैं, एक एक्स वस्तु है एक वाई वस्तु है। एक्स वस्तु की कीमत 5 रुपए है, इस समय वाई वस्तु की कीमत 3 रुपए है। माना कि एक्स वस्तु की कीमत घट करके 2 रुपए हो जाती है और वाई वस्तु की कीमत 3 रुपए ही रहती है। एक्स वस्तु की कीमत घट करके कितनी हो जाती है, 2 रुपए और वाई वस्तु की कीमत कांस्टेंट रहती है। इस स्थिति में उपभोक्ता क्या करेगा, उपभोक्ता जो महंगी वस्तु है, महंगी वस्तु कौन सी है, वाई वस्तु, महंगी वस्तु से प्रतिस्थापन करेगा सस्ती वस्तु की ओर। इसका मतलब क्या है, महंगी वस्तु का त्याग करना शुरू कर देगा, इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, इसकी मात्रा क्या करने लग जाएगा, बढ़ाने लग जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि वाई वस्तु से एक्स वस्तु का प्रतिस्थापन करने लग जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप जो प्रभाव पड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन प्रभाव कहेंगे। ये हम कह सकते हैं कि जब दो वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो प्रभाव पड़ता है, सापेक्ष कीमत रिलेटिव प्राइसेस, दोनों की सापेक्ष कीमतों में परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जो प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव की। प्रतिस्थापन प्रभाव किस प्रकार से व्याख्या किया जा सकता है, इसकी व्याख्या हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। मुख्य रूप से प्रतिस्थापन प्रभाव के 2 माप हैं। 2 माप कौन कौन से हैं, एक तो है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सलट्सकी के द्वारा दिया गया है और एक जे.आर. हिक्स के द्वारा दिया गया है। तो पहला तो है सलट्सकी के द्वारा, सलट्सकी विधि से हम कर सकते हैं और दूसरा हम कर सकते हैं कौन सा, जे.आर. हिक्स, जे.आर. हिक्स विधि के द्वारा हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। सलट्सकी क्या कहते हैं जब प्रतिस्थापन प्रभाव की व्याख्या करते हैं तो, और जे.आर. हिक्स क्या करते हैं, देखिए सलट्सकी कहते हैं कि यदि वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन होता है, सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन होता है, कीमतों में परिवर्तन होने पर एक वस्तु दूसरी वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता सस्ती वस्तु के महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु को अधिक खरीदना प्रारंभ कर देता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता की वास्तविक आय में या क्रय शक्ति में वृद्धि
हो जाती है। तो जो इन सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन के कारण पर प्रभाव पड़ता है वो क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। लेकिन स्लेट्सकी कहते हैं कि जब सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन हो जाए तो उपभोक्ता की संतुष्टि बढ़ जाएगी। उपभोक्ता की संतुष्टि बढ़ने के बाद उपभोक्ता की आय में इतना जो लागत अंतर है, लागत अंतर के बराबर कमी कर दी जाए, जिससे कि उपभोक्ता पुराने संतुष्टि के बिंदु को देखेगा, पुराने संतुष्टि के बिंदु को ही प्राप्त करना मतलब करने में सक्षम हो जाए, तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन प्रभाव कहेंगे। देखिए डायग्राम की सहायता से मैं आपको समझाता हूं जो स्लेट्सकी कहते हैं। ये लागत अंतर के द्वारा अपने इसको व्याख्या करते हैं। उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में आपको पुराने वीडियोस में पूरी तरह समझा चुका हूं अच्छी तरह से। दो वस्तुओं का उपभोग करता है उपभोक्ता, ये एक्स वस्तु है, ये वाई वस्तु का उपभोग कर रहे हैं। यहाँ पर एक्स वस्तु ले लीजिए, इधर वाई वस्तु को अपन ले लेते हैं, वाई वस्तु है। प्रारंभिक बजट रेखा आपकी इस प्रकार से ए बी हो जाएगी, और प्रारंभिक बजट रेखा के साथ साथ संतुलन बिंदु जो है उपभोक्ता का ये ई बिंदु, ये IC1 है और ये ई बिंदु पर प्रारंभिक संतुलन है। अब माना कि एक्स वस्तु की कीमत में क्या हो जाती है? प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेस। उपभोक्ता क्या करेगा? अगर कीमत एक्स वस्तु की कीमत में कमी हो जाएगी तो क्या करेंगे? क्वांटिटी ऑफ एक्स इंक्रीजेस, एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ा देगा। एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ा देगा तो क्या है? बजट रेखा है जो दाईं ओर, मैं पुराने वीडियोस में बता चुका हूं कि जब एक वस्तु की कीमत में कमी होती है तो बजट रेखा है जो दाईं ओर खिसक जाती है। तो बजट रेखा जो नई बजट रेखा होगी हमारी, वो ए B1 के बराबर हो जाएगी। और जब उपभोक्ता एक्स वस्तु की पहले से ज्यादा मात्रा उपभोग करेगा तो उसकी संतुष्टि का स्तर स्वतः ही बढ़ेगा, ये सीधी सी बात है। तो जब संतुष्टि का स्तर बढ़ेगा तो ये नए संतुलन बिंदु IC1 पर आ जाएगा और इसे हम E1 के द्वारा दर्शाएंगे। अब स्लेट्सकी क्या कहता है? स्लेट्सकी कहता है कि उपभोक्ता की जो आय है, उपभोक्ता की वास्तविक आय है, परचेजिंग पावर जो थी, उसमें लागत अंतर के बराबर इतना कमी कर दिया जाए जिससे कि वो पुराने संतुष्टि के बिंदु, कौन सा पुराने संतुष्टि का बिंदु हमारा? ई बिंदु को ही प्राप्त करने में सक्षम हो जाए। तो इतना उसकी आय में कमी कर दी जाए। इसका मतलब क्या है? जो नई बजट रेखा है उसके समानांतर एक और हमारी बजट रेखा आय में कमी कर रही चुकी। अब ये आय रेखा है, आप देखिएगा ये आय रेखा है, कीमत रेखा नहीं है। जब हम आय की कमी करते हैं तो इस बिंदु को इस टच करते हुए क्या होगा? इसके समानांतर A1 B2, A1 B2 बजट रेखा अपनी आ जाएगी। अब आप देखिएगा, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। ये IC1 है जो अपना, ये IC1, ठीक है। तो ये ई बिंदु पर है। अब उपभोक्ता कि जब जैसे ही उपभोक्ता की आय में कमी की गई लागत अंतर के बराबर, उसकी संतुष्टि भी कमी होगी। संतुष्टि में कमी होगी तो पहले से तो ज्यादा, लेकिन जो नई संतुलन बिंदु था उससे कम संतुष्टि का उपभोग करेगा, मतलब मात्रा का उपभोग करेगा। तो ये मान के चलिएगा कि कहीं ना कहीं ये इनके मिडिल में यहां पर अपना साम्य स्थापित करेगा। पहले से कम, पहले प्रारंभिक बिंदु से ज्यादा और नए बिंदु से कम साम्य स्थापित करेगा। तो वो जो उपभोक्ता है, ये E2 बिंदु मान लीजिए, ये IC3 है। अब IC3 के E2 बिंदु पर अपना साम्य स्थापित करेगा। तो देखिएगा, पहले वो जो उपभोक्ता है एक्स की X0 मात्रा उपभोग कर रहा था, जब कीमतों में परिवर्तन हुआ तो ये क्या करने लग गया? X1 के बराबर, या इसको इस तरह से लीजिए J K, ठीक है। J मात्रा का उपभोग कर रहा था प्रारंभ में, जब कीमत में परिवर्तन हुआ तो वो क्या करने लग गया? K मात्रा के बराबर उपभोग करने लग गया। जैसे उपभोक्ता की आय में लागत अंतर के बराबर परिवर्तन किया गया, उसने क्या किया? अपना उपभोग है जो घटा दिया। अब उपभोग पूर्व बिंदु से तो ज्यादा और नवीनतम बिंदु से कम मात्रा में उपभोग कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं N मात्रा का उपभोग करेगा। अब आप देखेंगे कि उपभोक्ता ने कीमत में कमी के कारण क्या किया है? कीमत में कमी के कारण ई बिंदु से अपना प्रतिस्थापन कहां कर दिया? E2 के बराबर कर दिया। तो हमारे पास में जो ये जो स्थिति आएगी, कौन सी? J से L,
जे एल के बराबर क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हम कह सकते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव जो हिग्स विधि से है वो स्लट्स की विधि से वो एसई के बराबर या जे एल के बराबर है और इतनी मात्रा में वो प्रतिस्थापन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब कीमत में कमी हुई तो मांग मात्रा में वृद्धि हो गई। देखिएगा यहाँ पर कीमत में कमी हुई है, कीमत में कमी करने के परिणाम स्वरूप पहले जे पर उपभोग कर रहा था, अब के पर उपभोग किया लेकिन वापस एल पर आ गया, तो मात्रा में तो वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक तत्व में कमी दूसरे तत्व में वृद्धि, इसका मतलब दोनों में कैसा प्रभाव है, ऋणात्मक संबंध है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है। ये ध्यान दीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये जो प्रतिस्थापन प्रभाव है हमेशा ऋणात्मक होता है, कभी भी ये धनात्मक नहीं होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। तो इस प्रकार से हम स्लट्स की विधि से प्रतिस्थापन प्रभाव की व्याख्या कर सकते हैं। देखिए दोनों में अंतर देखिएगा। अब मैं बात करता हूं जेआर हिक्स की। तो जेआर हिक्स क्या कहते हैं, जेआर हिक्स कहते हैं कि यदि वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन हो जाए तो परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो उपभोक्ता है अपनी नई संतुष्टि के स्तर पर चला जाएगा, नया साम्य स्थापित कर देगा और नया साम्य स्थापित करने के बाद में जब उसकी वास्तविक आय में अगर इस प्रकार से कमी कर दी जाए कि जो पुरानी संतुष्टि का बिंदु ना होकर के संतुष्टि का स्तर, इसमें संतुष्टि का बिंदु था, देखिए ए बिंदु को ही उपभोग कर रहा है। नई बजट रेखा देखिएगा, नई बजट रेखा जो दिख रही होगी आपको, ए और बी जो है वो नई संतुष्टि के बिंदु को प्राप्त कर रहा है, ना कि संतुष्टि के स्तर को। ये देखिएगा, ये संतुष्टि के स्तर को बिंदु को, लेकिन ये कह रहा है संतुष्टि के स्तर पर आ जाए। तो हम इसको रेखा चित्र की सहायता से किस प्रकार से समझ सकते हैं, देखिए ये अपने पास में डायग्राम ग्राफ लेबलिंग कर लीजिए, ये x है, इधर y है, इधर हम x वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, इधर हम y वस्तु का उपभोग कर रहे हैं। देखिए और ये a b बजट रेखा है और इसके बाद में हम बात करते हैं ये IC1 है और IC1 के ये E बिंदु पर क्या है, संतुलन की स्थिति में है उपभोक्ता। अब माना कि वही x वस्तु प्राइस ऑफ x डिक्रीजेस, x वस्तु की कीमत में क्या हो जाए, कमी हो जाए। x वस्तु की कीमत में कमी हुई तो x वस्तु की कीमत में कमी होने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ x क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्वांटिटी ऑफ x में वृद्धि हो जाएगी। अब वृद्धि जो होगी आप देखिए ये a b1 के बराबर वृद्धि हो जाएगी। अब जब मात्रा बढ़ी उपभोक्ता की संतुष्टि बढ़ेगी, उपभोक्ता की संतुष्टि बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं ये IC2 पर E1 बिंदु पर अपना साम्य स्थापित कर देगा। लेकिन देखिएगा बच्चों, ये J बिंदु पर, ये K बिंदु पर, ठीक है। अब हिग्स कहते हैं कि यदि सापेक्षिक कीमतों में परिणाम स्वरूप, सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अगर उपभोक्ता की संतुष्टि में वृद्धि हो जाती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय में, जो वास्तविक आय खरीदने की शक्ति है, परचेजिंग पावर है, उसमें इस प्रकार से कमी करो कि वो पुराने संतुष्टि के स्तर पर आ जाए, बिंदु पर नहीं, स्तर पर। स्तर का मतलब है कि इस तटस्थ वक्र के किसी बिंदु पर वो जो नई बजट रेखा होगी वो स्पर्श करेगी। तो नई बजट रेखा स्पर्श करेगी तो इस प्रकार से अपन एक बजट रेखा इसके समानांतर, ये अपना A1 और ये B2, देखिएगा ये अब यहां पर E2 बिंदु पर स्पर्श कर रही है और E2 बिंदु पर जो स्पर्श कर रही है ये अपन L कह सकते हैं। अब देखिए जो J से लेकर के L तक की मात्रा है वो क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि जब कीमत में परिवर्तन हुआ, कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप तो कहां पर गया, इसे E1 पर गया। लेकिन जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन किया, क्षतिपूर्वक परिवर्तन हुआ तो उपभोक्ता की संतुष्टि में क्या हुई, पहले की तुलना, जो नई बिंदु थी उसकी तुलना में कमी होगी, लेकिन पुराने संतुष्टि के स्तर पर आ गया। अब आप देखेंगे कि जब कीमत में कमी हुई है तो
मांग मात्रा में क्या होगी, जे से लेकर के एल तक वृद्धि हुई है, तो जे एल जो है यहां पर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और वहीं हम देख रहे हैं कि जब कीमत कम हो रही है, मांग मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, इसमें ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में जो कीमत और मांग मात्रा के बीच में क्या है, ऋणात्मक संबंध है। और यही हम कह रहे हैं कि प्रतिस्थापन प्रभाव जो है हमेशा ऋणात्मक होते हैं। तो दोनों ही विधि, हिग्स और स्लट्सकी, दोनों ही विधि महत्वपूर्ण है और दोनों ही विधियों के द्वारा हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की व्याख्या करते हैं। तो इस प्रकार से हम जो मेन अंतर है वो क्या अंतर है इसमें, कि स्लट्सकी को क्या कहता है, संतुष्टि के उसी बिंदु, पूर्व बिंदु पर, संतुष्टि के पूर्व बिंदु की व्याख्या करता है, और ये क्या करता है, संतुष्टि के पूर्व स्तर की व्याख्या करता है, पूर्व स्तर पर आने की बात करता है। तो यही दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन प्रभाव की दोनों ही विधियों से व्याख्या कर सकते हैं, दोनों ही विधियों से इसका माप कर सकते हैं। डायग्राम बहुत ही सावधानी से बनाना है, क्योंकि इसमें डायग्राम में बहुत गलतियां करते हैं बच्चे। डायग्राम को लेवलिंग करना, इसकी जो रेखाएं हैं, बजट रेखा, ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए। जो अपनी A-B1 और A1-B2 ये जो है पैरेलल होनी चाहिए एक दूसरे के, ना कि ये दोनों पैरेलल होंगी। और जो तटस्थ वक्र IC1 है, इन दोनों के बीच में देखिएगा E और E2 के बीच में गैप बन रहा है, ये गैप भी होना जरूरी, क्योंकि संतुष्टि का स्तर चेंज करना है हमें, बिंदु नहीं लाना है। इधर आप देखिएगा बिंदु को पकड़ना है और इन दोनों को पैरेलल रखना है, समानांतर बजट रेखा रखनी है। तो इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन प्रभाव की व्याख्या करते हैं। अगला जो हमारा आ जाता है वो है कीमत प्रभाव। कीमत प्रभाव की व्याख्या देखिए, कीमत प्रभाव क्या कहता है, जिस प्रकार से उपभोक्ता के संतुलन में सापेक्षिक कीमतों के परिणाम स्वरूप तो प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है, और आय में वृद्धि या कमी होने पर आय प्रभाव कहलाता है। तो जब वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाएगा, कीमत प्रभाव कहलाता है। हम एडिंग डालते हैं, कीमत प्रभाव, कीमत प्रभाव, प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट। जब इसकी अर्थ देखिए, जब वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि हो जाती है। वस्तु की जो कीमत सस्ती होगी, जो वस्तु सस्ती होगी उसकी मांग मात्रा बढ़ जाएगी या उपभोग मात्रा बढ़ जाएगी, और जो वस्तु महंगी होगी उसकी मांग मात्रा या उपभोग मात्रा है जो घट जाएगी। इससे उपभोक्ता का संतुलन भी प्रभावित होता है। जब उपभोक्ता का संतुलन प्रभावित होता है तो जो नया साम्य स्थापित होता है, उन दोनों के बीच की दूरी को ही या उन दोनों के बीच का जो अंतर है उसी को ही हम क्या कहते हैं, कीमत प्रभाव कहते हैं। देखिएगा, इसको मैं रेखा चित्र की सहायता से आपको समझा सकता हूं, कीमत प्रभाव क्या होगा। दो वस्तु हैं, इधर x वस्तु को ले रहे हैं हम, इधर y वस्तु को ले रहे हैं। ये x वस्तु हो गई, इधर y वस्तु हो गई, और ये अपना बजट रेखा बना दी है मैंने A B, इसके और तटस्थ वक्र के, बजट रेखा और तटस्थ वक्र के स्पर्श बिंदु E पर प्रारंभिक साम्य स्थापित हो जाता है। अब हम देखते हैं पहला A पॉइंट देख रहे हैं, जबकि X वस्तु की कीमत में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। X वस्तु की कीमत में कमी, X वस्तु की कीमत में कमी हुई। कीमत में कमी होने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, X वस्तु सस्ती हो जाएगी। अब X वस्तु सस्ती हुई तो उपभोक्ता क्या करेगा, Y के स्थान पर X वस्तु का उपभोग बढ़ा देगा। Y के स्थान पर X वस्तु का उपभोग बढ़ाया तो X वस्तु की जो बजट रेखा है जो कहीं ना कहीं बाईं ओर खिसक जाएगी। तो हम ये नई बजट रेखा A B1 के बराबर कर सकते हैं। अब आप देखिएगा, जब A B1 बजट रेखा हो जाती है और उपभोक्ता पहले से ज्यादा मात्रा X वस्तु की उपभोग कर रहा है, Y की उतनी ही उपभोग करेगा, तो इस स्थिति में क्या होगा, उपभोक्ता का साम्य जो है क्या हो जाएगा, जो उपभोक्ता का संतुलन है जो बढ़ जाएगा, उपभोक्ता की संतुष्टि भी बढ़ेगी। संतुष्टि बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं नया संतुलन बिंदु हमारा IC2
टू और नई बजट रेखा A1 B1 के E1 बिंदु पर स्थापित होगा। अब E1 बिंदु पर स्थापित होगा तो देखिएगा, पहले अगर J बिंदुओं का उपभोग J मात्रा का उपभोग करा था OJ का, तो नया जो हमारा उपभोग बिंदु होगा वो K रहेगा। तो J और K के बीच की दूरी जो है वो किसकी वजह से हुई है? कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप हुई है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो E से लेकर के E1 की दूरी है या J से लेकर के K के बीच की दूरी है, यही हमारी क्या है? कीमत प्रभाव कहलाती है। कीमत प्रभाव। अब देखिएगा, दो स्थिति है। फर्स्ट तो है कीमत में परिवर्तन का प्रतिस्थापन प्रभाव। कीमत में इंपॉर्टेंट चीज है, कीमत में परिवर्तन का प्रतिस्थापन प्रभाव, ठीक है। और दूसरा जो होगा कीमत में परिवर्तन का आय प्रभाव। अब आप देखिए, जो कीमत में परिवर्तन का प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है? जब उपभोक्ता की कीमत या वस्तु की कीमत, प्रारंभिक कीमत जो भी थी, प्रारंभिक कीमत पर उपभोक्ता ओजे मात्रा का उपभोग कर रहा था। कितने कर रहा था? ओजे का। जैसे ही कीमत बढ़ करके P1 हो जाती है, कीमत बढ़ जाती है, अब क्या होता है? जब कीमत प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज, जब प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज होती है तो उपभोक्ता ओजे की स्थिति में साम्य बिंदु क्या था? इसका साम्य बिंदु है E, और इधर साम्य क्या हो जाएगा? साम्य है E1 पर, और मात्रा को उपभोग कर रहा है कितने का? ओके का, ओके का मात्रा को उपभोग कर रहा है। देखिएगा यहां से लेकर यहां तक। अब आप देखेंगे कि उपभोक्ता एक्स वस्तु का प्रतिस्थापन करता है, वाई वस्तु का प्रतिस्थापन करता है एक्स वस्तु से। तो इस स्थिति में जो हमारे पास में E से लेकर के E1 या J से लेकर के K मात्रा का मात्रा जो है वो क्या कहलाएगी? कीमत में परिवर्तन का प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। उसी प्रकार से हम आय की बात करें, जो उपभोक्ता की जो आय है, वास्तविक आय, कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, वास्तविक आय बढ़ जाएगी। वास्तविक आय बढ़ने पर इसे हम क्या कहेंगे? कीमत में परिवर्तन का आय प्रभाव कहेंगे। तो ये तो था एक्स वस्तु की कीमत में कमी होने के परिणाम स्वरूप। यदि एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो हम किस प्रकार से इसकी व्याख्या करेंगे? देखिए सेम डायग्राम ध्यान से देखिएगा। ओ इधर एक्स है, इधर y है, इधर हम x वस्तु की व्याख्या कर रहे हैं, इधर हम y वस्तु की बात कर रहे हैं, और ये हमारा प्रारंभिक बजट रेखा A B है, और प्रारंभिक संतुलन की स्थिति हमारी E बिंदु पर है, ये IC1 है, और इसके संगत ये अपन P मात्रा का उपभोग कर रहे हैं। अब माना कि क्या होता है? B बिंदु B है, प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजेस, ठीक है। एक्स वस्तु की कीमत में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अब जब एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई तो क्वांटिटी ऑफ एक्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। जब क्वांटिटी ऑफ एक्स डिक्रीज होगा, इसका मतलब उपभोक्ता की आय में, वास्तविक आय में क्या होगी? कमी होगी। उसकी परचेजिंग पावर जो है, क्रय शक्ति है, क्रय क्षमता है, वो क्या हुई? घट गई। तो घट जाएगी तो कहीं ना कहीं उपभोक्ता एक्स वस्तु की कम मात्रा का उपभोग करेगा पहले की तुलना में, और वाई वस्तु की ज्यादा मात्रा का उपभोग करेगा। तो हम देखते हैं कि नई बजट रेखा जो हमारी होगी ये A B1 के समान हो जाएगी। इसको डॉटेड लाइन है ये, ठीक है। अब जब हमारे पास में एक्स वस्तु की मात्रा घटी तो उपभोक्ता की संतुष्टि भी घटेगी। उपभोक्ता की संतुष्टि घटी तो कहीं ना कहीं नया हमारा संतुलन है, जो इधर IC2 के बिंदु E2 पर या E1 कर दीजिए, E1 पर स्थापित हो जाएगा। E1 पर स्थापित हुआ तो आप देखेंगे कि पहले से कम मात्रा का या P1 का उपभोग करेगा, और मात्रा क्या होगी? घट गई। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि E1 से यहां तक का जो स्थिति है ये क्या कहलाएगी? ये भी कीमत प्रभाव ही कहलाएगी, कीमत प्रभाव कहलाएगी। अब ये कीमत प्रभाव है, देखो कीमत में परिवर्तन के कारण ही हो रहा है।
कीमत में जो परिवर्तन हुआ उसके परिणाम स्वरूप जो मांग मात्राओं पर प्रभाव पड़ा वो कीमत प्रभाव कहलाया। अब इन दोनों ही स्थितियों में एक तरफ कीमत में क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ एक्स घट रही है तो क्वांटिटी ऑफ क्या हो रहा है, बढ़ रही है, इसका मतलब ऋणात्मक कीमत प्रभाव है। सेम हम यहाँ देख सकते हैं कि जब एक वस्तु में वृद्धि, कीमत में वृद्धि हो रही है, मांग मात्रा में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो ये भी ऋणात्मक है। लेकिन अब ये निर्भर करता है कीमत प्रभाव है जो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो निर्भर करेगा प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव पर। हम इसकी व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे कि किस प्रकार से कीमत प्रभाव को आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में दो भागों में विभाजित कर सकते हैं और कौन सी स्थितियां होंगी जब कीमत प्रभाव धनात्मक होगा, कौन सी स्थितियां होंगी जब कीमत प्रभाव ऋणात्मक होगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा ऋणात्मक होता है और सामान्य वस्तु और निम्न कोटि की वस्तुओं के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। सामान्य वस्तु और निम्न कोटि की वस्तुओं के लिए आय प्रभाव एक सामान्य वस्तु के लिए धनात्मक और निम्न कोटि के लिए ऋणात्मक होता है। तो अब जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें कीमत प्रभाव का दोनों ही प्रभावों में कौन कौन से प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव में विभाजन को देखेंगे। हमारे यहाँ पर तीनों प्रकार के प्रभाव, कीमत प्रभाव, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार पिछले वीडियो को दोबारा जाकर के देख लीजिएगा ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो, ताकि अगले वीडियो में हम जब आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, कीमत प्रभाव को करें तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। नमस्कार।